हाय एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजगार विद अंकित एसएससी चैनल पर और मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का ये जो हमारा टॉपिक है जीएस बूस्टर सीरीज में, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और अब विश्वास मानिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ठीक है हर एक एसएससी के एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। तो एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आपको इंश्योर करना है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वही आपको पढ़ाए जाएंगे। उनको आपको क्लास के क्लास में ही याद करना है और ये कोशिश करनी है कि ये हम कभी भूले नहीं, जिससे कि आपके एग्जाम में कहीं से भी कभी भी यहां से प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप उसे कर पाने की स्थिति में हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। क्लियर है, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जहां पर भी मुझे आवश्यकता होगी, कोई भी टेक्निकल टर्म होगा बाइलिंगुअल, तो मैं उसे आपको जरूर बताऊंगा। तो यह है सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप विश्वास मानिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः लागू हुआ और उसके एक साल के भीतर ही इसमें पहला अमेंडमेंट हो गया, इसमें पहला संशोधन हो गया। ये जो पहला संशोधन है, इसके माध्यम से संविधान में हमने 9th शेड्यूल को जोड़ा है। हम सब जानते हैं 9th शेड्यूल में हमने लैंड रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों को या फिर विषयों को जोड़ा। लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत मतलब भूमि सुधार के अंतर्गत हम भूमि की चकबंदी करते हैं, हदबंदी करते हैं, मतलब लैंड सीलिंग करते हैं, चकबंदी करते हैं। और इसमें भूमि का पुनर्वितरण किया गया बिकॉज ऑफ सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो भूमि की हदबंदी होती है, भूमि की हदबंदी का मतलब होता है कि भूमि की ठीक है एक मैक्सिमम सीमा निर्धारित कर ली जाती है कि अगर इससे ज्यादा किसी के पास लैंड है तो वो उस लैंड को राज्य एक्वायर कर लेगा और राज्य एक्वायर करने के बाद ऐसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिनके पास भूमि का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं है ना। तो इससे कहेंगे हम लोग लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, भूमि का पुनर्वितरण किया गया। और 9वीं अनुसूची जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार जैसे विषयों को इसमें जोड़ा। इसी अनुसूची में जो भी विषय उल्लिखित हैं उनको हमने जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू की सख्ती से बाहर रखा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा आप एक और बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ही हमने एक नया आर्टिकल भी जोड़ा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4। और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो जोड़ा गया है वह चंबकम दोराइजन वर्सेस मद्रास स्टेट का एक मामला था। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में ये जुड़ा कि जो सोशली और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए स्टेट एक विशेष ठीक है प्रोविजंस करेगा, मतलब उनके लिए स्टेट एक विशेष रक्षोपाय करेगा। और अगर स्टेट के द्वारा विशेष रक्षोपाय किए जा रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है कि इसको जो है आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 में है ऑन द बेसिस ऑफ द धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान राज्य किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य कर रहा है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के हितों की समृद्धि कर रहा है, तो इसको आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये बात भी इसमें थी। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी इसमें जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद आता है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हमने 1956 में एड ऑन किया है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया है, राज्यों का पुनर्गठन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द जस्टिस फजल अली आयोग, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, या आप ये कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग। तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, 1953 के लास्ट में बना, ठीक है, जिसने 1955 में अपनी रिकमेंडेशन दी। और फिर इस आयोग की रिकमेंडेशन को बाकायदा एक्ट बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके प्रावधानों को 1956 में हमने लागू कर दिया। ये जो आपका कमीशन था, इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस फजल अली थे। इसमें दो और सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पनिक्कर थे। तो इससे पहले क्या था कि इस कमीशन की रिकमेंडेशन से पहले हमने संपूर्ण इंडिया के टेरिटरी को, हमने संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। पार्ट ए के स्टेट, पार्ट बी के स्टेट, पार्ट सी के स्टेट, पार्ट डी के स्टेट, इस तरह से हमने 4 भागों में बांटा रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये खत्म कर दिया जाना चाहिए इस तरह का क्लासिफिकेशन। स्टेट को या कंप्लीट इंडियन टेरिटरी को केवल 2 ही हिस्सों में आप बांटे, या तो एक राज्यों का क्षेत्र और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, केवल 2 ही हिस्सों में हमें बांटना है। ठीक है, एक राज्यों का क्षेत्र और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्यों के क्षेत्र के अंतर्गत हमने 14 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में, यूनियन टेरिटरी में, हमने टोटल 6 यूनियन टेरिटरी को स्थापित किया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और इसके अलावा ठीक है इसी संविधान संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान के ठीक है भाग 7 को, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है, पार्ट 7 को पूरी तरह से हमने रिपील्ड कर दिया।
ठीक है, पार्ट 7 क्या हुआ, रिपील किया गया। अब इसके बाद ये 10, 11 और 12 ये तीनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1961, इसमें हमने दादर और नगर हवेली को इंडियन टेरिटोरी का हिस्सा बनाया। दादर और नगर हवेली, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको प्लीज समझनी है कि यहां पर आप देखेंगे, ये यहां पर दादर और नगर हवेली है, दादर और नगर हवेली है। ये आपका यहाँ पे गोवा है, ठीक है, फोकस करना है। ये यहाँ पर आपका दीव पड़ेगा, दीव, और ये कहीं आपका यहाँ पर दमन पड़ेगा। तो ये जितनी भी टेरिटरी हैं, ये सभी टेरिटरी पुर्तगाल के हिस्से में थी, मतलब ये पुर्तगाल के पास थी, ये पुर्तगाल की कॉलोनी थी, ये सभी टेरिटरी। और पुर्तगाल इनको ऐसे देने के लिए राजी नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली में जनाक्रोश भड़का और वहां पर भारत समर्थक जनता ने पुर्तगाली प्रशासन पर कब्जा कर लिया, है ना। और पुर्तगाली प्रशासन पर कब्जा करने के बाद उन लोगों की डिमांड यही थी कि पुर्तगाल को भारत संघ में शामिल किया जाए, इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए पुर्तगाल को। फिर ऐसा हुआ भी, और कुल मिलाकर हमने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से दादर और नगर हवेली को भारत संघ में शामिल कर लिया। ये बात आ रही है समझ में। फिर 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वह एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है, ये समझना। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। सपोज दैट जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में उस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स उस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी एक सांसद लोकसभा का, राज्यसभा का, या कोई भी एक विधायक किसी भी ठीक विधानसभा का, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अगर वह अनुपस्थित है, सीट खाली है, तो इस आधार पर आप इस बात को ये नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज ये अपूर्ण है और इसको वैलिडिटी नहीं मिले, है ना। तो इस आधार पर नहीं कर सकते, चाहे बेशक कुछ स्थानों की वैकेंसी भी है, कुछ स्थान खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए वोटों को वैलिड माना जाएगा। इस आधार पर उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ओके, क्लियर है, ये बताइए समझ में। अब इसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये है आपका गोवा, ये है गोवा, गोवा और फिर आपका दीव और दमन, इनको भारतीय संघ में शामिल किया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, पहले तो ये साथ ही थे, यूनियन टेरिटरी थे, फिर 1987 में गोवा को अलग कर दिया गया। ये बात 1987 की है। 1987 में गोवा को अलग कर दिया गया दमन द्वीप से, और अलग करने के बाद गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। वहीं पर आप देखेंगे कि यहां पर है चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है अब पश्चिम बंगाल की टेरिटरी में आता है। तो एक चंद्रनगर कॉलोनी थी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जो कि फ्रांसीसी कॉलोनी थी। चंद्रनगर के बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में एक यनम कॉलोनी थी, यनम। यनम के बाद फिर आपकी जो कॉलोनी थी वह थी कराईकल, कराईकल, पुदुचेरी और आपकी माहे। ये ऐसी 3 बस्तियां थी, ठीक है ना, ये मतलब कॉलोनी थी, ये वाली जो कॉलोनी है, जिन पर चंद्रनगर, यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे, जिन पर बेसिकली फ्रांस का विस्तार था। ये फ्रेंच कॉलोनी थी, है ना जी। कौन सी कॉलोनी थी? फ्रेंच कॉलोनी। तो फिर हमने ये समझना है आपको कि हमने 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर दे नहीं रखा मैं, लेकिन मैं बता देता हूं। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, ये 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में हुआ है। 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इनको हमने भारत संघ में शामिल कर लिया, और इनको हमने बोला है कि ये पुदुचेरी यूटी है। पुदुचेरी यूटी के अंतर्गत कराईकल, यनम, माहे और पुदुचेरी शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये जो चंद्रनगर है ये भी फ्रांसीसी कॉलोनी थी। चंद्रनगर को हमने 1949 में ही हमने उसको इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया था, इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट आगे चलेंगे आपका
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1971, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से बोला कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, इनफैक्ट मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। मतलब अगर संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, तो आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है, जो एक शब्द है विधि, लॉ, आर्टिकल 13 में, तो आर्टिकल 13 के विधि शब्द के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता, क्योंकि विधि शब्द से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी गई है। अगर संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका मतलब है कि संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद फिर हम बात करेंगे 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 में हुआ। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अभी तक, ठीक है, 4 बार लोकसभा का परिसीमन हुआ है, डेलिमिटेशन हुआ है। 4 बार जो हुआ है, सबसे पहले 1951 की सेंसस को आधार बनाते हुए 1952 में हुआ, क्लियर है। इसके बाद 1961 की सेंसस को आधार बनाते हुए 1963 में हुआ। फिर 1971 की जनसंख्या को आधार बनाते हुए 1973 में हुआ डेलिमिटेशन, परिसीमन, है ना। तो ये वही है मेरे प्यारे बच्चे, जो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ है, जिसमें हमने लोकसभा की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया है। अब इसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1975 है। इसमें हमने क्या किया है कि सिक्किम को पूरी तरह से भारत संघ में शामिल कर लिया है। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं ये कहता हूं कि संविधान का कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंडमेंट ना किया गया हो, संशोधन ना किया गया हो? कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम प्रियम्बल में देखें, तो प्रियम्बल में हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और हमने इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े, प्लस भारतीय संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा, पार्ट 4A, जिसमें हमने इंडियन सिटीजन्स के लिए, केवल व केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं? ये यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर नहीं है, तो इसलिए हम उसे भूतपूर्व यूएसएसआर कहते हैं, तो हमने वहां से लिया गया है इसको। इसके अलावा हमने ये भी इसमें शामिल किया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाउंडेड है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाउंडेड है। ये प्रावधान भी हमने इसमें जोड़ा, ये प्रोविजंस भी जोड़ा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, क्लियर है। इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें यह भी जोड़ा गया कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था इसी में, और वो उसको बढ़ाकर 5 साल से, अभी तो 5 है, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था बेसिकली लोकसभा के कार्यकाल को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ह्यूज आपका है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डीपीएसपी में चेंजेस किए गए हैं। डीपीएसपी में अगर हम बात करें, तो इसके माध्यम से हमने डीपीएसपी में आर्टिकल 39A जोड़ा है, 39A जोड़ा है। 39A है फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता, जिससे किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। इसके माध्यम से हमने 43A जोड़ा है। 43 ये है कि इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट का पावर दिया गया है, मतलब उद्योगों में कर्मकारों के भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसके बाद फिर हमने इसमें 48A भी जोड़ा है। 48A के माध्यम से, ठीक है, हमने डीपीएसपी में जोड़ा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसका कंजर्वेशन एंड उसका इन्हांसमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन जैसी चीजों को हमने इसमें शामिल किया। तो डीपीएसपी में भी संशोधन हुआ है, एक पूरा का पूरा भाग जोड़ दिया गया है। एक और भाग जोड़ा गया है इसके माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 14A, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण, एक पूरा नया भाग जोड़ दिया गया, जिसके संबंध में आर्टिकल है 323A, तो वो हमने जोड़ा है इसके माध्यम से। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आमतौर पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट को अमेंड किया, नेगेटिव एस्पेक्ट को संशोधित किया। जैसे इसने ये कहा कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसने ये बोला कि अब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तो हो सकती है, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। आंतरिक अशांति के स्थान पर यहाँ पर इसने सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया है, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर। इसके अलावा इसी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर जो संपत्ति का अधिकार था, 2 जगह था हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार। एक आर्टिकल 31 में, दूसरा एक आर्टिकल 19 क्लॉज, ठीक है, ABCDEFF में था।
19 क्लॉज एफ में। तो संपत्ति का अधिकार दो जगह था और दोनों ही जगह ये फंडामेंटल राइट के रूप में था। तो हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया है और उसको शामिल कर दिया हमने संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 ए में। किसमें शामिल कर दिया हमने? आर्टिकल 300 ए में हमने इसको शामिल कर दिया गया है। ये क्लियर है? और इसी में ये जोड़ा गया है कि अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कभी भी किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता और वे दो हैं आर्टिकल 20 एंड 21। फिर इसके बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके माध्यम से हमने, ठीक है, एक नई शेड्यूल जोड़ी, 10th शेड्यूल। उस 10th शेड्यूल में हमने एंटी डिफेक्शन को जोड़ा, दल बदल को जोड़ा और बोला गया है, ये बात आप नोट डाउन कर लेना, कि अगर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, दल बदल से संबंधित कोई भी मामला अगर उठता है तो उसका निर्णय, ठीक है, उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। फिर 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। मैं इसे अभी 58th को आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया। ये आर्टिकल 326 में है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इसको कहते हैं। 326 क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं इसको। अब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले जो भी व्यक्ति 21 वर्ष की आयु का होता था उसको वोट डालने का अधिकार था। अब 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया कि यदि अब आपकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तब भी आपको वोट डालने का अधिकार है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ध्यान रखना, दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी दिल्ली किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया। दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर की स्थापना की, दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर की स्थापना की, राज्य विधानमंडल की स्थापना की। और उस राज्य विधानमंडल की स्थापना में दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें शामिल की गई और 7 मंत्री पद। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम सबको पता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में हमने भाग 9, ठीक है, जो आपका पार्ट 9 है, भाग 9 है, ठीक है, उसको हमने रीऑर्गेनाइज्ड किया है, रिस्ट्रक्चर्ड किया है, पुनर्गठित किया है। इसमें हमने आर्टिकल एड ऑन किए हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। हमने इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की है और 3 टियर व्यवस्था है, ग्राम पंचायतों की 3 स्तरीय व्यवस्था इसमें है, ठीक है। इसके अलावा 11th शेड्यूल जोड़ा है। और अगर 11th शेड्यूल में पूछा जाए कि पंचायतों के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है तो आप कहेंगे 11th शेड्यूल में पंचायतों के टोटल हमने 29, ठीक है, 29 कार्यों का उल्लेख किया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेन, ठीक है, जैसे भारतीय संविधान में भाग 9 को हमने रिस्ट्रक्चर किया तो इसमें हमने एक नए भाग को जोड़ दिया है और वह नया भाग जो जोड़ा है हमने, वह भाग पार्ट 9A है, 9A है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आएंगे, आप यहां से आगे बढ़ जाओ, 243, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, 243 पी से लेके जेड जी तक। इसके अलावा इसमें हमने 12th शेड्यूल को जोड़ा और आपसे पूछा जाए कि 12th शेड्यूल में कितने कार्यों की कितने कार्यों का उल्लेख किया गया म्यूनिसिपैलिटीज के, तो आप कहेंगे कि इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के टोटल 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितने कार्यों का? 18 कार्यों को उल्लेख किया गया है म्यूनिसिपैलिटीज के, ठीक है। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाता है अगेन, ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए, मतलब टोटल जो है हमने 2026 तक रोक लगा दी, ठीक है। इस 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट आ रही है ना, तो ये मैं आपको बता देता हूं, दिस इज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगर मैं एक लाइट को बंद कर दूंगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, अब दिखा होगा अच्छे से, क्लियर है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर 2026 तक रोक लगा दी कि 2026 तक उनकी सीटों में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब जो चेंज होगा वह 2026 में होगा, ठीक है ना, 2026 में चेंज होगा। और वो भी कब होगा? जब नया डेलिमिटेशन बैठेगा, जब नया परिसीमन बैठेगा तो उसके बाद इसमें चेंजेस होगा। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें 6 से 14 ईयर, जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन देने की बात कही गई है। अच्छा, ये निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन देने की जो बात कही गई थी वो आर्टिकल 45 डीपीएसपी में थी, लेकिन डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं, डीपीएसपी के प्रावधानों को हम लागू नहीं करवा सकते क्योंकि डीपीएसपी का नेचर कैसा है? डीपीएसपी का नेचर आपका नॉन इन्फोर्सिएबल है जी, ठीक है।
डीपीएसपी का नेचर आपका कैसा है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, तो इसलिए हमने आर्टिकल 21A को शामिल किया और उसमें हमने इस बात को जोड़ा। और अगेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A है, पार्ट 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें भी हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 11th प्रोविजन जोड़ा, 11th प्रोविजन जोड़ा। और उस 11th प्रोविजन की भी विषय वस्तु यही थी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद आर्टिकल 51A, ये मैंने बता दिया, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को भी इसमें बदला गया है ना। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को लिमिटेड किया गया और बोला गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या राज्य विधानसभा के टोटल मेंबर्स के 15%, 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 15% से अधिक नहीं होगी। क्लियर है। इसके अलावा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, 92वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसके माध्यम से हमने जो है, जो भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में हमने 4 भाषाओं को जोड़ा और उसके बाद उन भाषाओं की संख्या 22 हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई भाषाओं की संख्या। वो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, वह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। इससे पहले 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और वे 3 भाषाएं थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और उससे पहले 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। तो सबसे पहले 8th शेड्यूल में हमने 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सिंधी को जोड़ा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है ना सिंधी को जोड़ा, सिंधी भाषा को, तो 14 से भाषाओं की संख्या 15 हो गई। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने इसमें मणिपुरी को जोड़ा, हमने इसमें कोंकणी को जोड़ा और हमने इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा, नेपाली को जोड़ा। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा, ठीक है। इसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, संघ, संगम एवं सहकारी समिति। इसके अलावा एक नया भाग भी हमने ऐड किया, भाग 9 का, और हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 43B में भी अंत स्थापित किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन, ये हमने शामिल किया। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, सीमाओं का आदान प्रदान हुआ है, उसकी वजह से हुआ है 100। 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जीएसटी से संबंधित है। अब 102, 103, 104, 105, 106 ये सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और यही आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाएंगे। तो ये आपने देख लिया, 100 से आप याद करेंगे, 100 इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उससे रिलेटेड था। 101, 101 में जो संविधान संशोधन था वह जीएसटी के संबंध में था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में था। अब इसके अलावा ये जो 102वां संविधान संशोधन है, फटाफट से जल्दी से बताएंगे ये किससे संबंधित था। तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई और इसमें एक नया आर्टिकल हमने जोड़ा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, आर्टिकल 338B, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 102 में संविधान संशोधन के माध्यम से। 103वां जो संविधान संशोधन है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। 2 नए आर्टिकल इसमें जोड़े, एक आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और एक आर्टिकल 16 क्लॉज 6। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमने लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते थे उस व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते थे या नॉमिनेटेड किए जाते थे आर्टिकल 331 के आधार पर, और राज्यों की विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा वे नॉमिनेटेड किए जाते थे आर्टिकल 333 के आधार पर, 333 के आधार पर, ठीक है। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें यह है कि फिर से स्टेट को अधिकार दे दिया गया कि अब राज्यों की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट
फिर से ओबीसी लिस्ट जारी कर सकती हैं। पहले इनसे अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन अब फिर से दे दिया गया कि अब वह फिर से ओबीसी लिस्ट जारी कर सकती हैं। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी अभी है, इसको बोला गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम। इसमें जो है भाई लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। 33% सीट रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन दिए जाने की बात कही गई है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो अब आपका होमवर्क है जो कि मैंने आपको बोला है, यहां पर छोड़ा हुआ है कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू रहे तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। और कोशिश करना कि आपको याद हो जाए, है ना। एक बार और अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो बड़ा इजीली आपको याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।